नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जैसा कि आपने मेरा पिछला सेशन अगर देखा होगा, जो मैंने आपको सिखाया एग्जाम में वही आया। मैंने प्रूफ के साथ सारे क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है, एक बार जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो अगर आप हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एकदम सही जगह पे आए हो। आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से कंटिन्यू करिए। मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, फिजिक्स में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएँगे। चाहे वो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन चालू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे पावर। पावर क्या होता है, पावर पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस-किस फॉर्मेट के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चालू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए पहला जैसा टॉपिक है अपना पावर। तो सबसे पहले हम पावर को समझते हैं होता क्या है। अब देखो आप लोगों ने, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। मानो 2 आदमी हैं, ए है ए और एक आदमी है बी, ठीक? ए अपने सर पर जो ए पर्सन है, ये 20 केजी का मास उठा सकता है। कोई वेट है जिसका मास 20 केजी, और जो बी है, ये अपने सर पर 50 केजी का उठा सकता है। ये 50 केजी का, तो इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, इसको आप कैसे मानते थे, कैसे निकालते थे? जो ज्यादा मास उठा पा रहा है उसको ज्यादा पावरफुल बोलते थे, और जो कम मास उठा रहा है बोलते थे कि इसके अंदर कुछ पावर है ही नहीं। आप लोग जिम में जाते होंगे, वहां देखते होंगे कि लोग जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा वेट उठाते हैं, जो कम पावरफुल है वो कम वेट उठाते हैं। तो ये सब होता कैसे है, उसी को हम यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं कि पावर है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर है क्या। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो जो पावर है वो आप किस रेट से काम कर रहे हो उसको डिफाइन करता है। मानो आपने एक मास को उठाया 1 मिनट में, जितना मास, कोई इसको 2 मिनट में उससे कम मास उठा रहा है, तो पावर तो बराबर ही आ गई ना। आप उसका रेशियो निकालोगे, तो इसलिए आप किस रेट से काम करो, भले सेम काम कर रहे हो, लेकिन जो कम टाइम, अगर सेम वर्क है कोई कम टाइम में करता है तो उसको ज्यादा पावर होती है उस मशीन की। तो चलिए इसको हम डिफिनेशन में लिखते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब मान लेते हैं ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है? इफ एन एजेंट डज वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, इस पे कोई एक डब्ल्यू कार्य किया जाता है कितने समय में, टी टाइम में। और कार्य अभी आगे हम दिखाएंगे कि कार्य होता कैसे, जब उस पे कोई फोर्स आता था। वर्क के बारे में अगर आपने नहीं वो लेक्चर अटेंड किया है तो आज का सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वर्क जो है वो देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो सबसे पहले आपको वर्क आना चाहिए। इसीलिए मैंने सेशन में पहले आपको वर्क सिखाया, फिर एनर्जी सिखाई, फिर पावर सिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है एम, इस पे डब्ल्यू कार्य किया गया टी टाइम में, तो इसका एवरेज पावर कितना आया, इसको हम कैसे लिखेंगे? पावर को पी से डिनोट करते हैं, पी एवरेज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये होता है आपका पावर का फार्मूला, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब क्या होता है? टाइम। अब देखो यहां से अगर आपका जो टाइम है, इफ, अगर टाइम को हम घटाएं, इफ टी इज लेस, अगर हम देखो डिनोमिनेटर को घटाएं तो क्या होगा? वर्क आपका इंक्रीज होगा कि नहीं? अगर वर्क इंक्रीज होगा तो आपका क्या इंक्रीज होगा? पावर इंक्रीज होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इफ टी इज लेस देन पी एवरेज इज मोर।
अगर सेम कार्य किया जा रहा है और टाइम जो कम ले रहा है उसका पावर ज्यादा होगा। ये देखो आप यहाँ फार्मूले से भी सीख सकते हो। अब अगला पॉइंट आता है, जब भी हमारी कोई नई क्वांटिटी आती है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो चलो, वर्क क्या था आपका P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। वर्क क्या था आपका? वर्क आपका स्केलर था और टाइम भी स्केलर में ही आता है, तो ये दो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये भी क्या आएगा? पावर। यहां लिख देता हूं, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पता है ना स्केलर किसको बोलते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी पे आएंगे, इसलिए आप टाइम देके इसको अच्छे से सीखिए। अब देखो, पावर का फार्मूला पता चल गया, ए स्केलर या वेक्टर पता चल गया। अब अगला क्या आता है? कोई भी क्वांटिटी जब हम निकालते हैं, अगला डायमेंशन, डायमेंशंस के बाद यूनिट। तो चलिए डायमेंशन डिस्कस करते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर, आप देखे होंगे अभी एग्जाम में डायमेंशन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए हर क्वांटिटी का डायमेंशन आपको निकालने आना चाहिए। तो P इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? W बाई टी। अब देखो, अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे निकालोगे? W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। और फोर्स का क्या होता है? इसको एकदम सिंपल वे में आप ब्रेक कर देना। एल टी और एस जब आने लगे तो आप एकदम इजीली इसका डायमेंशन लिख सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम ए एस डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। मास का डायमेंशन क्या होगा? एम होता है एम, और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस क्या है? एल लेंथ से मेजर करते हैं, इसका भी हुआ एल, और यहाँ टाइम का क्या होगा? टी होगा, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन निकल के क्या आएगा? देखो, टी प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस टू और माइनस वन तो जुट के माइनस थ्री हो जाएगा। तो जो डायमेंशन पावर की निकल के आएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। देखो, रटना कोई नहीं है, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतने डायमेंशन से आप रटोगे कैसे? कोई भी हो, आप उसको एकदम सिंपल फॉर्म में पहले ब्रेक कर लिया करो। जब उसको आप एकदम सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर लोगे, जैसे मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ये सबका डायमेंशंस आपको पता रहता है। जब उस फॉर्म में आपने इसको ब्रेक कर लिया तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डायमेंशंस क्या होगी। चलो, अब देखते हैं, डायमेंशंस हो गई। अगला टॉपिक आता है यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ पावर। पावर की यूनिट आप कैसे निकालोगे? देखो यार, ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो पावर की एसआई यूनिट है, यहां लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है? इसका वाट है। और ये एक आपके साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में इसका नाम दिया गया वाट। उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था पावर निकालने के लिए। अब वाट आखिर होता क्या है? वन वाट, एक वाट आपका होता है कि एक जूल काम, एक जूल वर्क अगर एक सेकंड में किया जाए तो उसको हम बोलते हैं एक वाट। यहां से आप डिफिनीशन से समझ सकते हो कि अगर एक जूल सेकंड, एक जूल वर्क एक सेकंड में किया जाए तो उसको हम एक वाट बोलते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आपको? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करिए, समझिए। देखो, कई बार ऑब्जेक्टिव में ना ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वन वाट इक्वल टू, आप देखोगे जो स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, आप इसको भी नहीं क्वेश्चन बना पाते हो। इसलिए चीजें भले ही छोटी हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, अब बिगर यूनिट देखते हैं। बिगर यूनिट ऑफ पावर, ये तो एकदम छोटा यूनिट हुआ। अब जो घर और में लाइट आती है वो सब तो इससे माप, उसके लिए तो बड़ी यूनिट चाहिए ना। कितना किलोवाट आवर यूनिट आपकी खपत हो रही है, वो तो इलेक्ट्रिकल के टर्म में होगा। यहाँ हम सारा मैकेनिकल के टर्म में पावर आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम
क्लास 12 की इलेक्ट्रिक चालू करेंगे तो वहां पावर आप देखोगे इलेक्ट्रिक के टर्म में आएगा, किलोवाट आवर, वो सब की यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। एक होता है आपका 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट पहले समझते हैं। 1 किलोवाट क्या होगा? केजी लग गया है तो इसका मतलब क्या होगा? 10 के पावर 3 मतलब 1000 वाट। कोई आपसे पूछे 1 किलोवाट बराबर कितना होगा तो आपको बता देना है 1000 वाट, या आपको 1000 जूल पर सेकेंड यहां लिख देते हैं, और 10 के पावर 3 वाट। दूसरा एक इसका होता है हार्स पावर। अक्सर पावर को आप मोटर या ये सब जितना देखते होगे वो सब एचपी में लिखा जाता है। 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1 हार्स पावर इक्वल टू कितने वाट के, इसलिए इसे आपको समझ में आना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। आप PYQ देखना, वहां पे इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो अब इंस्टेनियस पावर समझते हैं। देखो ये तो हम सारा एवरेज की बात कर रहे थे, लेकिन हमें किसी पार्टिकुलर टाइम पे पावर निकालना है तो वो कितना होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ये तो अगर कोई मानो 10 घंटे तक चले उसका एवरेज निकाल ले। अगर कोई हमसे पूछे कि चौथे घंटे के 10वें सेकंड पे कितना पावर था, वो सबको हम क्या इस कैटेगरी में निकालेंगे? इनस्टेनियस, INSTAN, इनस्टेनियस पावर। इनस्टेनियस पावर का क्या मतलब होता है? तात्क्षणिक शक्ति। जिस समय पे पूछा जा रहा है उस समय पे उसकी पावर क्या है। तो चलो यहां मैं लिख देता, देखो यहां मैं लिखा हुआ इनस्टेनियस पावर। इनस्टेनियस पावर, द इनस्टेनियस पावर इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ P एवरेज एज T टेंड्स टू जीरो। देखो तात्क्षणिक पावर ऐसे समय पे जब आपका टाइम जीरो हो नहीं रहा है, जस्ट जीरो होने वाला है, जब आपका T टेंड्स टू जीरो होता है। तो चलो इसको देखते हैं कि हम लिखते कैसे हैं। P इक्वल टू क्या आएगा आपका? लिमिट, देखो टेंड्स टू जीरो जा रहा है ना, मान लेते हैं कि टाइम बहुत ही छोटा है। अगर आपने मैथमेटिकल टूल अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बार जाके उसको देख लीजिए, जो मैं लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन अभी तक कितना चैप्टर कवर किया। देखो हर चैप्टर में बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या लिमिट के वो सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए वो 15 लेक्चर की मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आप एक बार जाके उसको विजिट कर लीजिए। आपका फिजिक्स में कभी भी मैथ को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और खासकर जो लोग बायो के हैं उनके लिए तो देखना कंपलसरी है, क्योंकि मैथ वाले 12th में जाके ये सब चीजें तो सीख लेंगे डिटेल में, लेकिन बायो वाले वो लोग तो क्लास 10 तक मैथ पढ़े हुए हैं और उनको ये सब नहीं सिखाई जाती है। ये सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही मैथमेटिकल टूल पूरा वीडियो बनाया हुआ है। एक बार आप उसको देख लोगे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाहर फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा ऐसी मैथमेटिक्स जो आपको ना आए। चलो अब देखो यार, कोई एक बॉडी है, इस पे DW कार्य किया गया। जब इसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए यहां से DR, तो हम DW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप बताइए? जो हमारा पावर होता, वर्क डन होता था फोर्स के कारण, जब स्मॉल फोर्स, F वेक्टर डॉट D और वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? यही होता था ना। अब आगे हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, जो P की वैल्यू है, तो P इक्वल टू DW की वैल्यू हमने क्या निकाला है? F वेक्टर डॉट डी आर बाई डी टी। इसको अरेंज करते हैं, F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखो डी आर वेक्टर बाई डी टी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर आपको याद होगा, इनस्टेनियस वेलोसिटी। इनस्टेनियस मैंने काइनेमेटिक्स में आपको सिखाया हुआ था। भी इनस्टेनियस तात्क्षणिक वेलोसिटी उस टाइम पे, भी इनस्टेनियस इक्वल टू क्या होता था? अगर आर डिस्प्लेसमेंट है, डी आर वेक्टर
बाई डी टी, मतलब चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, वही यहाँ पे मैं यूज करूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये आपका जो वेलोसिटी है और फोर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट है। यहां लिख देता हूं वी वेक्टर इक्वल टू आपका है यहाँ पे इनस्टेनियस वेलोसिटी। इसको आप देखो, सारे नोटेशन को याद रखना, नहीं तो फार्मूला रट लोगे आप, क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं 4 से 5 एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, देखना उन सब में यही सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पावर में। इसको अच्छे से सीखिए, सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने करूंगा, आप देखना इसके बाहर कुछ भी नहीं है। चलो अब अगला टॉपिक एक है, समझते हैं रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट एंड जूल। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कभी कभी, रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन, जो वहां हमने डायरेक्ट लिख दिया था, 1 किलोवाट आवर एंड जूल, जिसका भी आप चाहोगे ना रिलेशन निकाल सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलो इसको देखते हैं। अब 1 किलोवाट आवर, इसको हम क्या लिखेंगे, किलोवाट, किलोवाट को क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग लिखते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इसको जूल सेकेंड में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा, 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। अब चलो इसको और अरेंज करते हैं। वाट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, यही लिखूंगा ना। यहां देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3600 इंटू 1000 जूल। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू आपका निकल के आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3 और 3 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको आप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। इस बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 2-3 क्वेश्चन इतने इजी पूछे गए हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको ये आइडिया रहेगा, आप इसको इजीली टिक कर दोगे और आप समय बचा दोगे, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। चलो अगला। अब देखो यार, जो हमने पावर के बारे में था सारी चीजों को डिस्कस कर दिया है। अब एनर्जी के टर्म में भी एक पावर की डिफिनीशन है, उसको देखते हैं। सिंस द वर्क एंड एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड, अ मोर जनरल डिफिनीशन ऑफ पावर। अब देखो वर्क आपका क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो अगर वर्क है तो एनर्जी भी उस पर रिलेटेड होगी, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। Power is the rate of energy transfer from one body to another, or the rate at which energy is transferred from one form to another। देखो ये कह रहा है कि अगर आपका कोई एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी, ए से बी में एनर्जी जा रही है, ये किस रेट से जा रही है उसको हम बोलते हैं पावर, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में किस रेट से एनर्जी जा रही है उसको भी हम पावर बोलते हैं। इसको आप याद रखना, कई बार आप देखोगे जो वर्क डन रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी, वो सबका डायरेक्ट हम वहां लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे उसको हम कैसे लिखते हैं, P इक्वल टू, जैसे वहां डी डब्ल्यू बाई डी टी था, यहाँ डी ई बाई डी टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो पावर के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब हमने सीख लिया है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। मैं आपको एकदम इजी क्वेश्चन से शुरू करूंगा, फिर जेई में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में और जेई एडवांस में, उस लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हर क्वेश्चन पे, हर टाइप पे 1-2 कॉन्सेप्ट के मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी जब मैं पीवाईक्यू की सीरीज चालू करूंगा तो उसमें और सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखो यार एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने देखा होगा थ्योरी बहुत ही कम 10% भी नहीं आती, 90% आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो। A man between 60 kg climbs up a staircase carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has 20 steps, each of height is 0.2 meter. If he takes 10 seconds to climb, find his power. देखो यार ये तो जनरल प्रॉब्लम है। आप सभी ने देखा होगा कि कभी क्या होता है, जो लोग गांव में होंगे वो कभी कभी क्या होता है कि धूप नहीं आता तो आप जो गेहूं या चावल की बोरी होती है उसको छत पे ले जाना होता है सुखाने के लिए। तो आपको अगर कोई बोले कि आपने बोरी को उठा के नीचे से चलना चालू किया और छत तक ले गए, कितना कार्य किए, आपका उस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं इसको सीखिए। आपने कितना वाट काम किया उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वही ये क्वेश्चन में कह रहा है, एक 60 किलो का आदमी है, चलो मान लेते हैं एक 60 किलो। देखो यार क्वेश्चन को एकदम आराम से रीड करने का, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे पहले जब शुरू करते हो ना तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझने का, विजुलाइज करने का, जब हर कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन आप कर लोगे ना फिर आप देखोगे बिना कुछ दिखे सीधा आप करने लगोगे। एक 60 किलो का आदमी है, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है, कितने केजी के हैं भाई साहब, 60 केजी के ही हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अपने सर पर एक 20 केजी का कुछ भी उठाया है, सूटकेस या आप मान लो गेहूं या चा कुछ भी, अपने सर पर एक 20 किलो का बोझा रखे हुए हैं, ठीक। अब ये क्या किए कि इन्हें इसको छत पे ले जाना है या कुछ भी ऊपर है सीढ़ी पे, और सीढ़ी है 20 स्टेप्स लगे हुए हैं यहां से, उसका मैं कलर दे देता हूं। ये सब है आपका छत। ऐसे ही ये करके यहाँ तक आपका मान लेते हैं ये आके 20वें तक पहुंच जा रहे हैं भाई साहब छत पे। अब ये पूछ रहा है कि जब ये यहाँ से चल के 20 स्टेप्स गए ऊपर तो इन्होंने कितना काम किया वो आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन तो एक लाइन का है लेकिन क्वेश्चन को समझ में आना जरूरी है। तो चलो, इसकी हाइट दिया हुआ है, हर स्टेप्स की हाइट कितनी दिया हुआ है, सब बराबर है 0.2 मीटर। और ऐसे कितनी स्टेप्स है, ऐसे ही आपकी कितनी स्टेप्स है, टोटल 20 स्टेप्स है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने, कार्य आपका क्या होता है, कार्य जो पावर आएगा P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आएगा। तो हमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक जाने में 10 सेकेंड लगा है, बहुत फास्ट जा रहा है भागते हुए। सोचो 20 स्टेप्स, 20 सीढ़ी 10 सेकेंड में गया है ऊपर 20 केजी का बोझा लेके। तो पूछ रहा है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब जो जो डेटा दिया हुआ है लिख लेते हैं। देखो ये जब हम पावर निकालेंगे तो पावर एम जी एच होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यहां से यहां तक कितनी हाइट है केवल उस पे डिपेंड करेगा। तो चलो उसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एम निकालते हैं, टोटल मास। टोटल मास कितना है, अब देखो आदमी अपना भी तो मास के बराबर जा रहा है, इसका मास है 60 केजी और सर पे 20 केजी का बोझा रखा हुआ है, तो टोटल मास निकल के आ गया 80 केजी। देखो ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, और आप पेशेंस के साथ रख सीखिए। मैं इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं ना, क्वेश्चन आप देखोगे विजुलाइज करना आपको आने लगेगा, और जब क्वेश्चन को विजुलाइज करना आ गया आपको रटने की जरूरत नहीं होती, 2-4 फार्मूले आपको याद होंगे, आप एकदम इजीली उसको कर दे जाओगे। चलो अब टोटल मास पता चल गया। अब अगला हमें चाहिए होता है, देखो यहां लिखता हूं W इक्वल टू आपको चाहिए mgh, m जहां टोटल मास है, हमें m पता चल गया, g हमें 10 ले लेंगे, h अब हमें चाहिए कितना हाइट है ऊपर गया है। देखो हम इंक्लाइन नहीं लेंगे, टोटल जैसे इंक्लाइन पर आप देखते थे ना जो वर्टिकल हाइट होती थी हम उसको लेते थे। तो जो वर्टिकल हाइट है h हम कैसे निकालेंगे, 0.2 है, एक सीढ़ी की ऊंचाई, टोटल कितनी है ऐसे 20 है, तो ये निकल के आ जाएगा 4.0 मीटर। अब जैसे ही ये निकल के आया तो हम P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी
सारी वैल्यू हमको पता है, पुट कर देते हैं। W इक्वल टू mgh बाई टी। m है टोटल मास है 80। g की वैल्यू पुट करते हैं 9.8 और h कितना हाइट तक गया है 4 मीटर। कितने सेकंड में गए भाई साहब 10 सेकंड में। तो ये निकल के आए 3136। जब ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे आएगा 10। P इक्वल टू निकल के आएगा, डिवाइड करेंगे 313.6 वाट। यहां से यहां ले जाने में आदमी के अंदर कितनी शक्ति है 313.6 वाट है। मतलब एक सेकंड में अगर यही कोई आपसे पूछे 313.6 जूल पर सेकंड, इसका मतलब हुआ एक सेकंड में आदमी 313.6 जूल काम कर रहा है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप पहला क्वेश्चन था, मैंने एकदम बेसिक से समझाया कि फार्मूले को कैसे यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। चलो अब इस क्वेश्चन को, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 75 ml ऑफ ब्लड। देखो जो ह्यूमन का हार्ट है वो सबको पता है कि वो क्या करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करता है, आपके ब्लड को पंप करता है, जिससे आपका ब्लड पूरे शरीर में जाता है। तो वही वो बोल रहा है कि 75 ml ब्लड को डिस्चार्ज कर रहा है हर एक धड़कन में। और प्रेशर कितना है 0.1 मीटर ऑफ Hg। मरकरी प्रेशर के 0.1 मीटर के बराबर है। कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट। आपके हार्ट का कितना पावर है, देखो हम उसको भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट अज्यूमिंग दैट पल्स फ्रीक्वेंसी इज 80 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में आदमी की जो धड़कन है वो 80 बार हो रही है। तो आपको देखो कितना अच्छा एक क्वेश्चन है, सारा दैनिक जीवन के रिलेटेड है। एक आदमी है, जब उसका हृदय एक बार धड़कता है तो 75 मिलीलीटर खून को डिस्चार्ज करता है। और फेफड़े पे प्रेशर कितना है 0.1 मीटर ऑफ Hg। और आपसे कह रहा है कि एक मिनट में 80 बार उसका हृदय धड़कन कर रहा है। और मरकरी की डेंसिटी आपको दी गई है 13.6 इंटू 10 के पावर 3। आपको हृदय का पावर पूछा गया। आप देखो यार, जैसे पंप होता है हम पावर निकालते हैं, तो अपना हार्ट भी तो पंप कर रहा है, तो उसका पावर हम निकालते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, उसको हम सबसे पहले पावर इक्वल टू आपका क्या होता है वर्क बाय टाइम। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि हृदय ने कितना काम किया। काम के लिए हमें एम जी एच या ये सब चाहिए, एम भी या पी भी, जितना हमने अभी रीड किया उसी फार्मूले में से कुछ यहाँ यूज करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज पर बीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज पर बीट, एक बीट में कितना कर रहा है जब एक बार धड़का। टोटल किया 75 ml। और एक मिनट में कितना बार गया है एक। चलो मिनट को मैं बाद में लिखता हूं, अभी आप यहां ध्यान से देखो। अगर ये लीटर है तो इसको मैं 75 मिलीलीटर है ना, तो इसको लीटर में बना देते हैं 10 के पावर -3 लीटर। और आप सबको पता होगा, यहां मैं लिख देता हूं 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा। देखो ये एमकेएस में तो सब मीटर किलोग्राम सेकंड होते हैं, तो हम लीटर को मीटर में बनाते हैं। 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है, इसको आप लोग याद रख लेना। 1 लीटर में 10 के पावर -3 मीटर होता है। बहुत लोगों को याद होगा, जिसको नहीं याद होगा वो फिर से इसको लिख लो। तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू कितना निकल के आया, यहाँ हम लीटर को रिप्लेस कर रहे हैं। 75 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 1 लीटर की वैल्यू कितनी है 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम इक्वल टू निकल, देखो वॉल्यूम है यहाँ, वेलोसिटी मत समझना। 75 इंटू 10 के पावर -6 मीटर क्यूब, ये निकल के आया वॉल्यूम। हमें मास निकालना, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। वर्क डन इक्वल टू, या तो हम फोर्स इंटू वेलोसिटी या पी इंटू भी कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि हमें न्यूटन सेकेंड आ जाए वर्क के टर्म में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, भी है आपका वॉल्यूम, वेलोसिटी मत समझ लेना।
अब चलो इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलनी थी हमने निकाल दी। आप प्रेशर देखते हैं कितना है। प्रेशर P कितना है 0.1 मीटर ऑफ Hg। अब देखो मरकरी के बराबर है तो आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू रो एच जी। जहां पे H आपको दिया हुआ है तो प्रेशर आप कैसे निकालोगे, यहां वैल्यू पुट करते हैं P इक्वल टू रो एच जी। तो ये है 0.1, रो की वैल्यू आपको दी हुई है 13.6 इंटू 10 के पावर 3, यही है ना, इंटू 9.8। अभी अब प्रेशर आ गया, ये आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल टू यही यूनिट इसकी आती है ना। देखो कभी भी अगर मीटर ऑफ एच जी, मीटर ऑफ कोई भी यहाँ दिया हो और उसकी डेंसिटी दी है, उसके इक्विवेलेंट कितना प्रेशर आया, ये फार्मूला भी आप याद कर दो। आगे जब मैं आपको फ्लूइड का चैप्टर कराऊंगा तो उसमें पूरा डेरिवेशन के साथ ही आएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सब के लिए इसको याद रखिए आप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वर्क डन पर बीट यहां निकालते हैं। वर्क डन पर बीट, एक बीट में कितना काम करेगा ये प्रेशर, और अगर हम ओलुम का मल्टीप्लाई करा दें, जितना आपका प्रेशर अगर ओलुम का उसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना, ये वर्क डन के बराबर ही होगा। अगर आपको वो नहीं तो आप देख लो, वर्क का क्या होता है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, एफ इंटू एस। वर्क यही होता है ना, और इसकी आती है आपका न्यूटन मीटर। अब यहां आप देखिए प्रेशर, प्रेशर का है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अगर कभी आपको फार्मूला आइडेंटिफाई करना रहे हमारा सही है कि नहीं, कोई जो वैल्यू आई है, तो आप यहां से चेक कर सकते हो। देखो ऊपर मीटर क्यूब है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो यहां से जब कैंसिल होगा निकल के आएगा न्यूटन मीटर। मीन्स आपका प्रेशर इंटू ओलुम का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ये भी आपका वर्क डन के बराबर ही होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 1 मिनट। हम एक बिट की बात कर रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड की, तो ये निकल के आएगा आपका 60 सेकेंड। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क की वैल्यू कितनी है, पुट करते हैं 80। पी की वैल्यू ना यहां लिख देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। P इंटू ओलूम डिवाइडेड बाई टाइम। तो चलो प्रेशर की वैल्यू पहले पुट करते हैं। प्रेशर है 0.1 इंटू 30.6 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 9 के .8। ये है आपका प्रेशर। ओलूम कितना आया है, यहां देखो 75 इंटू 10 की पावर -6। तो ओलूम आपका आया है 75 इंटू 10 के पावर -6। देखो कुछ छूटा है क्या, अब ये देखो एक बीट का आया है और टोटल कितना बीट किया है, 80 बीट किया है। तो 80 का आप मल्टीप्लाई करा दो। समझे न, 80 का क्यों किया है, मैं पर सेकंड का निकाल रहा हूं, वो हमसे 80 का पूछ रहा है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पावर निकल के आएगा P इक्वल टू 1.33 वाट। जो आपका हर्ट है वो अगर 1 मिनट में 80 बार बीट कर रहा है और ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो कितना पावर उसकी है, 1.33 वाट के बराबर इसकी पावर है। 1.33 जूल पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में आपका हृदय 1.33 जूल काम कर रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आपका लंग्स कितना ज्यादा काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिया कैसे पूछे जाते हैं। ये रहा थर्ड टाइप का, जो बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखोगे सिमिलर कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते। तो चलिए अब इसको समझते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं, जितना भी मैंने उठाया हुआ है। आप ध्यान से अपने अगल बगल देखना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। फिजिक्स देखो जो आपके चारों तरफ है वही फिजिक्स है, जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आपको फिजिक्स आती है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, आप उसका व्हाई एंड हाउ सब
कुछ निकाल सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ वेल 20 मीटर डीप एंड 3 मीटर इन डायमीटर कंटेन्स टू अ वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 14 मीटर। हाउ लॉन्ग विल अ 5 हॉर्स पावर इंजन टेक टू एम्प्टी इट। देखो यार, कितना ये सबने देखा होगा। ये कह रहा है कि कोई एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है और 3 मीटर उसका डायमीटर है और उसमें 14 मीटर तक पानी भरा हुआ है और कह रहा है कि उसमें एक 5 हॉर्स पावर का इंजन चालू किया गया है। कितने टाइम में कुएं को इंजन खाली कर देगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे गांव में कि चलो आपको एक इंजन चलाना है, ये सब क्राइटेरिया दे दे कि हमारा जो कुआं, आप देखो उसको तो पता नहीं है क्या है, बट आपको फिजिक्स आती है तो आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे कि हम कितना उसका रेट चार्ज करें, क्या करें। एक कह रहा है कि 20 मीटर गहरा मेरा एक कुआं है, ठीक है, 20 मीटर गहरा एक कुआं हो गया इसका। अब कह रहा है कि इसमें वाटर भरा हुआ है, चलो वैसे वाटर ब्लू से होता है तो ब्लू ही देते हैं। जो इसमें वाटर भरा हुआ है 14 मीटर तक ही वाटर भरा हुआ है इसमें। कितने तक है? 14 मीटर तक। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे दिए, अगर आपने वो समझ गए तो क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। और जो कुएं का डायमीटर है डी, ये डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। और कुछ दिया हुआ है? आपसे बोल रहा है कि 5 हार्स पावर का इंजन लगा दिया गया है। यहाँ पे एक 5 हार्स पावर का इंजन चालू कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुएं से पानी कैसे निकालते हो, यहाँ पे एक इंजन लगाते हैं, सक्शन पाइप डालते हैं, फिर वो बाहर पानी निकालता है। तो जब वो चालू किए तो ये कंटिन्यू ये नीचे आना शुरू होगा कि नहीं, और एक ऐसा समय आएगा कि कुआं पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कितने टाइम में इसको खाली कर देगा। तो चलो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आपने दैनिक जीवन में फेस किया है तो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखना आपको कितना अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट सीख के। तो चलो, इसको अब देखो कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे। हमें सबसे पहले वर्क डन चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब भी आते हैं, P इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। और वर्क mg बाई टी चाहिए, और g तो कांस्टेंट है। हमें किसी तरह अगर मास मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें यहाँ P इक्वल टू दिया है पावर 5 हार्स पावर, और एक हार्स पावर में कितना वाट होता है? 746। P इक्वल टू 5 इंटू 746 वाट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब चलो हम किसी तरह मास निकालने की कोशिश करते हैं। अब अपने को पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है? वाटर है, इसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होगी। तो m इक्वल टू रो भी। अगर किसी तरह हमें कुएं का आयतन पता चल जाए, जिसको ओलुम बोलते हैं, तो हम मास इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहले कुएं का रेडियस निकालते हैं। आर इक्वल टू डी बाई टू। डी की वैल्यू है 3/2। जब ये निकालेंगे निकल के आएगा 1.5 मीटर। अब देखो, जैसे ये आई आया, ये डायमीटर आपका कुआं कैसा है? सर्कुलर सेक्शन में है, जो इसका क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर एरिया में हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा? आयतन मिल जाता है, ओलुम। तो चलो अब हम इसका ओलुम निकालते हैं। ओलुम ऑफ बेल, कुएं का कितना आयतन है? ओलुम ऑफ बेल, ओलुम ऑफ बेल कंटेनिंग वाटर, जितना उसमें वाटर है, ध्यान रखना, कंटेनिंग वाटर। तो ओलुम इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू आपका हाइट। और कितना हाइट तक ये है वाटर? 14 तक। तो चलो इसको यहां पुट करते हैं। पाई आर स्क्वायर एच भी इक्वल टू, भी की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू आपका कुएं का रेडियस कितना है? 1.5 का स्क्वायर इंटू कितने हाइट तक पानी भरा हुआ है? 14 मीटर तक पानी भरा हुआ है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 99 मीटर क्यूब आ जाएगा। हमें जैसे ही ओलुम पता चला, अब हमें डेंसिटी पता है, तो हम मास निकाल लेंगे कि नहीं, कितना मास कुएं में है। मास m
इक्वल टू रो इंटू भी। भी क्या है? आपका आयतन है। रो कितना होता है पानी का? 10 के पावर 3। तो ये आपका आ जाएगा 99 इंटू 10 के पावर 3 केजी। कुएं में कितना केजी पानी है? 99 इंटू 10 के पावर 3 केजी। इतने पानी को आपको निकालना है। अब कितना हाइट तक जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये 14 मत रख देना आप कोई। ये पानी कंटिन्यू घट रहा है। जब इंजन चालू हुआ 14 के नीचे 13, 12, 11 ऐसे होते होते जीरो जाएगा। तो हमको एवरेज चाहिए। एवरेज हमारा कैसे निकलेगा? एवरेज आप बताइए ना। जो ए हाइट है और इसका अगर हम एवरेज ले लेंगे, देखो ना, ये हाइट कितनी है आपकी यहां से यहां तक जो खाली है अभी? ये हाइट है आपकी 6 मीटर। अगर हम 20 माइनस 14, ये आपका इनिशियल है। और पानी गया कहां तक है? टोटल आपको उठा कितना रहा है? जब ये आखिरी पे आएगा, उठाना तो यहां से चालू करेगा। इसके बाद पहले यहां से यहां कितना उठा रहा था? 6 मीटर पंप उठा रहा था। अब जैसे जैसे घटना चालू होगा, 7, 8 ऐसे उठाना चालू होगा कि नहीं? ऐसे ही एक समय आएगा जब एकदम नीचे आ जाएगा। तो चलो इसको हम लिख देते हैं। इनिशियल कंडीशन में कितना था यहाँ? इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट आपकी है 20 माइनस 14, मतलब 6 मीटर। और फाइनल कहां से जाके पंप आपका उठा रहा है? फाइनल हाइट वो तो एकदम कुएं में जब पानी खत्म हो जाएगा, मतलब 20 माइनस 0, 20 मीटर। अब अपने को एवरेज हाइट चाहिए क्योंकि हम एवरेज पावर निकाल। देखो इसमें मैं क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाओ। जब खुद से करोगे 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। तो एवरेज हाइट आप कितना हाइट इसने रेज्ड किया उसका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज हाइट रेज्ड, तो 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 निकल के आएगा 30 मीटर। देखो ये नहीं आप 14 रखोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जो इसकी एवरेज हाइट आई है वो 30 मीटर आई है। अब वर्क डन इक्वल टू जैसे ही आया तो क्या होता है? mgh। और पावर इक्वल टू क्या होता है अपना? यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूं। मास की वैल्यू है 99 इंटू 10 के पावर 3। जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच कितना आया है? 30। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना कार्य हुआ? कार्य आया 1261 12612600 जूल। इतना कार्य किया गया है, देख रहे हो, बहुत ज्यादा कार्य किया गया है इसको निकालने में। अब अपने को टाइम चाहिए, कितना टाइम लगा? तो यहाँ पे P दिया हुआ है। P है आपका 5 इंटू 746 वाट। अगर हमें P पता है तो हम टाइम नहीं निकालेंगे। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो टाइम इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। और कितना कार्य किया गया है? 12612600। पावर है 5 हार्स पावर की मोटर है। हार्स पावर को वाट में बदल दीजिए। देखो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट को ध्यान से रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 3381। देखो इतना टाइम आपका लगेगा उस कुएं को पूरा खाली करने में। अगर आपको मिनट में पूछे तो 60 से डिवाइड कर देना। 60 से जब इसको आप डिवाइड करोगे, 60 पंजे 300, मतलब 5 घंटे 29 मिनट के आसपास इस पूरे कुएं को खाली करने में आपको 5 घंटे 29 मिनट लगेंगे। तो आपने कितना इजीली समझ लिया कि अगर हमें इंजन चलाना है तो कितना टाइम तक इंजन को चलाओगे, उस हिसाब से आप अपना रूटीन डिसाइड कर सकते हो। तो देखा फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला अगर आपने देखा, कोई भी देखो सारा आपके नेचुरल प्रॉब्लम के ही को सॉल्व करना ही फिजिक्स होता है। इसको यूज करके अभी मोटर को कैसे हम डिजाइन करते हैं, आगे आने वाले सेशन में उसको भी डिसाइड करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पानी चाहिए, उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, वो सब पे भी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको फाउंडेशन बेस डेवलप कर रहा हूं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप मास निकालने की कोशिश करना। मास के लिए डेंसिटी दिया रहेगा, आप उसका वॉल्यूम निकाल लेना। जैसे ही मास आया, इसके बाद एवरेज हाइट निकाल लेना। पता है नेहास मैंने 14 क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब इसने शुरू किया तब तो यहाँ पे 14 था, लेकिन धीरे 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 घटना शुरू होगा ना, तो दोनों का हमें एवरेज लेना होगा। उसका एवरेज हाइट मिल गई, फिर हमें वर्क मिल गया, पावर दिया हुआ था, हमने टाइम निकाल लिया।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आपने खुद से समझ लिया, कैसा भी क्वेश्चन पावर में पूछे आप उसको इजीली कर दोगे। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मोटो यही है। तो चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। A small body of mass m is located on a horizontal plane at the point O. The body acquires a horizontal velocity u. तो देखो ये क्या कर रहा है कि कोई एक बॉडी है m मास की, ठीक है, ये आपका एक सरफेस पे रखा हुआ है प्लेन एट पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। अब देखो इस पे कुछ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनलेस नहीं है। ये बोल रहा है कि एक वेलोसिटी u एक्वायर कर दे रही है, एक क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दो टाइप में पूछा है। पहला है फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ मोशन। इस पूरे मोशन के दौरान इस पे कितना एवरेज पावर डेवलप हुआ वो आपसे पूछ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट है म्यू। दूसरा केस है फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स if the friction coefficient varies as k equal to alpha x, where alpha is a constant and x is the distance from the point O। देखो ये पहले में कह रहा है कि आपका फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे केस में जैसे जैसे यहां से हमने चलना चालू किया एक्स एक्स किसी भी दूरी पे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में मानो एक्स इक्वल टू 1 मीटर रखा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ आएगा, एक्स इक्वल टू 2 मीटर रखा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ आएगा, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है। तो सेकेंड केस उस पे आपका डिपेंड कर रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसमें आपका इंस्टेनियस पावर पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले पहला केस हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये अगर मास है इससे जा रहा है तो इस पे कुछ ना कुछ तो असेलरेशन आएगा। अब जैसे ही असेलरेशन आया, अब देखो अगर ये फ्रिक्शन है तो इधर क्या आपका आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा कि नहीं। देखो सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप एक भी स्किप करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें आपका काइनेमेटिक्स भी यूज हो रहा है, फ्रिक्शन भी यूज हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी यूज हो रहा है, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज हो रहा है। इसलिए एग्जाम में ये सब टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि वो एग्जामर के पास देखो यार 30-35 क्वेश्चन ही पूछने होते हैं, जेई में 30 क्वेश्चन और नीट में 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरी फिजिक्स कवर करनी होती है। तो अगर हर कॉन्सेप्ट पे पूछने जाएगा तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा। इसलिए वो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 4-5 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन वो फ्रेम करता है। तो चलो अब देखो अगर ये मास सेम है यहाँ रखा हुआ है तो इसका फ्रिक्शन कितना आएगा, ऊपर इसका आएगा नॉर्मल और नीचे आएगा इसका एम जी। एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू म्यू एन, और एफ इक्वल टू आपका निकल के आएगा। देखो ये तो यार आपको पता है लेकिन मैं फिर से करा दे रहा हूं। अब समेशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें असलरेशन चाहिए ना। अब देखो फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ ना कुछ आगे जाके रुक जाएगी कि नहीं। तो फ्रिक्शन यहाँ क्या है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स ही है म्यू एम जी। अब देखो असलरेशन इस डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर असलरेशन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मतलब रिटार्डेशन हो रहा है तो यहाँ हम माइनस साइन लगा दे रहे हैं। एम से एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू निकल के आया माइनस म्यू जी। ए मैंने आपको फ्रिक्शन में भी डेरिवेशन कराया था, यहाँ भी आपको सिखा दिया। अब जैसे ही हमें असलरेशन मिला, अगला काम है हमें टाइम निकालना। देखो हमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वही वर्क डन होगा और उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए हम असलरेशन और टाइम का कुछ रिलेशंस बना रहे हैं। चलो आगे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे वो सिखा रहे हैं। टोटल टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, यहां मैं लिख दे रहा हूं। देखो अब जब फ्रिक्शन लग रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम बाद तो ये रेस्ट में आ जाएगी। टोटल टाइम टेकन टू द बॉडी, जो आपकी बॉडी है उसने टी टाइम लिया कहां तक आने में, रेस्ट में आने में। मान लेते हैं टी टाइम के बाद वो बॉडी आपकी रेस्ट में आ गई कुछ यहां पे आके।
यहाँ है आपका t और यहाँ था आपका t इक्वल टू 0। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलो, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कहीं भी कुछ भी कमेंट है जहां कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो ये इक्वाल्स और हॉरिजॉन्टल, स्टार्टिंग में आपका u जो है वो 0 है, कुछ समय बाद ये u वेलोसिटी अटेंड कर रही है, इसको याद रखना। ये नहीं कि शुरू में ही दे रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, द बॉडी एक्वायर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। टाइम कितना आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितना जाके रुकी है, u कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, एक्सेलरेशन सेम है, तो u यहाँ u डेक्स लिखते हैं, u इक्वल टू ए टी, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू जी है ना, तो यहां से मैं t इक्वल टू यू बाई ए, और a की वैल्यू i है। देखो वो तो मैं डायरेक्शन के लिए माइनस लगाया था, यहाँ म्यू जी लिखिए, क्योंकि टाइम कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता। तो जो t इक्वल टू निकल के आया u बाई म्यू जी, यहाँ लिख देता हूँ टाइम इक्वल टू। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। आप जरा सा कंसंट्रेशन लूज करोगे समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं एकदम आराम आराम से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसकी इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आपका क्या कहता था, नेट वर्क डन जो होता था या एनर्जी, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती थी कि नहीं। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो यहाँ पे डेल्टा हटा देते हैं। जो आपका वर्क डन होता था वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता था। तो के फाइनल क्या हो जा रही है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल आपका u है और के इनिशियल u आपका था 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। तो w इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 0। तो जो इसका वर्क डन आया है आपका हाफ एम यू स्क्वायर आया। अब अपने को चाहिए क्या, पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, w बाई टी, और w आपका आया है हाफ एम। तो कितना कैसे कैसे हमने रिलेशन बना के इसको लाया है, जरा सा भी मत आप कंफ्यूज होना, बस क्वेश्चन को जैसे जैसे कह रहा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा हाफ, यू से यू ये कट जाएगा, यू म्यू जी ऊपर चला जाएगा। तो जो पावर आपका निकल के आया है क्या आया है, एवरेज पावर। पी एवरेज इक्वल टू हाफ म्यू यू एम जी। कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, बस हमने टाइम निकाला, वर्क निकाला, और इन सबको निकालने के लिए जो हमने अभी तक थ्योरम रीड किए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका हमने यूज किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप बोलिए या आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। या कोई कॉन्सेप्ट जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में डालिए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब चलो इसका सेकंड केस देखते हैं, बी केस। बी केस में क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेनियस पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरीज एज के इक्वल टू अल्फा एक्स। अब जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, तो चलो इसका डायग्राम बना देते हैं। ये है आपका मास m, कुछ समय बाद मान लेते हैं ये वेलोसिटी कितनी अटेंड कर दिया है, u। कुछ समय बाद अटेंड किया, कंफ्यूज मत होना। ये मान लेते हैं कहीं x दूरी पे आ गया है। जो आपका म्यू है ये किसका फंक्शन है, अल्फा एक्स का। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो जब ये चल रहा है फ्रिक्शन सरफेस पे तो इसके पीछे क्या आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और मान लेते हैं कुछ टाइम बाद एक्स के फंक्शन में दिया है ना, बॉडी आपका ओ से यहां तक जो फाइनल पोजीशन है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है। अगर कहीं देखो ध्यान से, अगर आपने क्वेश्चन को विजुलाइज कर लिया ना तो इजीली क्वेश्चन को कर ले जाओगे। कुछ नहीं करना है यार, बस इसको अरेंज करना है। इसमें केवल हम इसको जो जो पूछ रहा है जैसे जैसे उस वैल्यू को पुट करेंगे सारी चीजें अपने को समझ में आ जाएंगी। तो चलो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, जो रिटार्डेशन फोर्स है।
एफ इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू एम जी होता है, और म्यू की वैल्यू अभी क्या है अल्फा एक्स, म्यू इक्वल टू अल्फा एक्स एम जी। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, एकदम ध्यान से समझ समझ के चलिए। और असेलरेशन इक्वल टू हमने क्या निकाला था माइनस म्यू जी, तो म्यू की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा एक्स जी। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब देखो असेलरेशन एक्स का फंक्शन आया है, और मैंने काइनेमेटिक्स में आपको एक रिलेशन सिखाया था, ए इक्वल टू होता था आपका, यहां लिख देता हूं, ए इक्वल टू भी डी वी बाई डी एक्स होता था कि नहीं। यहां से हम v का रिलेशन निकालेंगे, इंस्टेनियस पावर क्या आता है, यहां लिख देता हूं अपना टारगेट है p इक्वल टू एफ इंटू वी, इसको आइडेंटिफाई करना। अगर हमें जब इस चीज में आ जाएगी, हमें f पता चल गया म्यू एम जी, एफ इक्वल टू अल्फा एक्स एम जी, इक्वेशन 1। अब किसी तरह हमें अगर वेलोसिटी पता चल जाए, यहाँ v आपकी वेलोसिटी है, इंस्टेनियस वेलोसिटी, तो हम पावर निकाल सकते हैं कि नहीं इजीली, पावर को एकदम इजीली निकाल लेंगे। तो चलो अब हम ए से वेलोसिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो ए इक्वल टू भी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स जी। अब चलो इसको अरेंज करते हैं, भी डी वी इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स जी डी एक्स। अब अपने को इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां करते हैं, मान लेता हूं यहां आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है एक्स पे, किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वेलोसिटी हो जा रही है। तो चलो दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब v की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, u से लेके v तक, और x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से x तक। अब चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इधर निकल के आएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक जा रही है u से v तक, इधर है आपका माइनस x, यहां आपका क्या अल्फा जी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा अल्फा जी, और x का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन पता है ना यार, एकदम बेसिक सा, अपर माइनस लोअर लिमिट हम यहाँ पुट कर रहे हैं। अब चलो इसको हम पुट करते हैं, जब इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा इधर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 0। देखो अगर आपको यार इंटीग्रेशन ये सब नहीं आता ना, तो आप एक बार जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर है, इधर लाते हैं यू स्क्वायर प्लस, देखो मैं पहले ही लेक्चर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स जितना बेसिक है नहीं आता, तो आप फिजिक्स आपको पूरा आपको एकदम डिफिकल्ट ही लगने वाली है। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपको बेसिक मैथ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप फिजिक्स के प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। इसलिए आप जाइए, मैंने आपके लिए मैथमेटिकल टूल नाम का एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे 15, केवल आप 15 लेक्चर है, 12 से 13 घंटे भी दे दोगे ना, और उसका नोट्स बना लोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा मैथ के लिए, सारा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो चलो अब अपने को ये पता चल गया। अब हमें वेलोसिटी मिल गई इनस्टेनियस, पी इनस्टेनियस क्या होता था एफ इंटू भी, हमें मैक्सिमम पावर पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका एफ की वैल्यू डालते हैं, एफ इक्वल टू क्या आया है, एफ इक्वल टू हमने निकाला था, यहां देखो माइनस साइन है ना, एफ की वैल्यू माइनस एफ इक्वल टू माइनस अल्फा एम जी एक्स, भी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, यू स्क्वायर माइनस अल्फा, पता है ना माइनस क्यों रखा, फ्रिक्शन फोर्स है, निगेटिव है इसलिए रखा साइन के साथ, माइनस अल्फा एम जी एक्स यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब आगे अपने को मैक्सिमम पावर पूछा है, व्हेन पी इज मैक्सिमम, पी आपका कब मैक्सिमम होगा, मैंने आपको कैलकुलस में सिखाया था, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे जीरो होता है, वहां पे या तो मैक्सिमा या आपको मिनिमा मिलती है, और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी पी बाई डी एक्स जहां आपका जीरो होगा, वहां पे ही पावर आपकी मैक्सिमम होगी। तो चलो इसका वो करते हैं कैलकुलस के, इसका अब हमें क्या करना है, पावर का,
पावर का हमको डिफरेंशिएशन करना है। देखो मैं इसीलिए आपको मैथमेटिकल टूल पहले ही सिखाया हूं, बिना कैलकुलस के आप एक भी स्टेप आगे जा ही नहीं सकते। चलो dp बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पी की वैल्यू है माइनस अल्फा एम जी एक्स, यही है ना, माइनस अल्फा एम जी एक्स इंटू भी की वैल्यू कितनी आई है, यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा ना, पहले फर्स्ट का हम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे का करेंगे और फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे। तो चलो उसी रूल को लगाते हैं। तो जब हम फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं, पहले हम अल्फा एम जी एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, अल्फा एम जी एक्स रूट का करते हैं, वन बाई रूट एक्स का क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स। तो ये आ जाएगा आपका, यहां मैं यू स्क्वायर पावर हाफ लिख देता हूं, अल्फा जी एक्स स्क्वायर, अल्फा जी एक्स स्क्वायर इसके पावर वन बाई टू माइनस इनटू, अब देखो रूट के अंदर जो है चैन रूल, अभी ये रूट का हुआ है, मैं इसका कर रहा हूं, अब इसके अंदर जो है उसका करते हैं, यहाँ वन बाई टू आता है, फिर जब हम इसका करेंगे तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा जी एक्स, तो कांस्टेंट ही रहेगा अल्फा जी एक्स, ये माइनस साइन के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ एक माइनस आपका पहले से ही है, समझ में आया। अब आगे फिर से माइनस, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ था, अब हम जो आपका ये था यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखते हैं वन बाई टू को, अब किसका करेंगे, अल्फा जी एक्स का, जब उसका हम करेंगे अल्फा एम जी एक्स का, तो क्या निकल के आएगा, अल्फा एम जी, यही निकल के आएगा, और इसको किसके बराबर कर देना है, जीरो को। अब चलो इसको हम और अरेंज करते हैं, यहां से दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, क्या एलसीएम आएगा, यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू, तो यहाँ अल्फा एम जी एक्स, अल्फा एम जी एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा, ये तो स्क्वायर में आ जाएंगे ना, अल्फा एम जी एक्स, चलो दो बार लिख देते हैं, अल्फा एम जी एक्स इंटू अल्फा जी एक्स, अब देखो इधर क्या आएगा, माइनस यू स्क्वायर के पावर हाफ, तो ये पावर गायब हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, देखो एकदम अरेंज कर रहा हूं केवल, इंटू अल्फा एम जी। अब जब आप अल्फा एम जी का इधर अंडर मल्टीप्लाई कराओगे, किसके बराबर कर देना है, जीरो के, तो आपका एक अल्फा एम जी एक्स स्क्वायर और अल्फा जी एक्स मिलके क्या होगा, अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स, पूरा टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला यहां लिख देता हूं यार, अल्फा क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर एम जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब यू स्क्वायर का इसके साथ कर रहे हैं, माइनस यू स्क्वायर अल्फा एम जी, यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। जब इसको आप अरेंज करोगे, जब इसके अंदर देखो टाइम कम है, इससे मैं फटाफट इसको निपट कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। जब इसको हम यहां सॉल्व करेंगे इक्वल टू, तो जीरो हो जाएगा। अब देखो अल्फा एम जी अल्फा एम जी, अल्फा जी एक्स स्क्वायर अल्फा जी एक्स, ये दोनों टर्म बराबर होंगे तो इससे पूरा कट जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, जब हम एक्स निकालेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स इक्वल टू निकल के आएगी यू, या तो आप दूसरा टर्म अल्फा एम जी यहां से यहां इसको गायब कर देना, जैसे आप कैलकुलेशन करो जितना आप इजी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, टू अल्फा जी, ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। मैं रिकमेंड करूंगा आप सबसे पहले ये यू स्क्वायर अल्फा जी एक्स स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जीरो हो जाएगा, अल्फा एम जी कॉमन ले लेना, वो भी जीरो हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस यू स्क्वायर अल्फा जी एक्स स्क्वायर, यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यू बाई टू अल्फा जी आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। अगर इतना भी नहीं आता तो यार आप बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, फिजिक्स में जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन रहेगा, एग्जाम में आप उतना ही टाइम सेव कर पाओगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। देखो हमने कुछ नहीं किया, इनस्टेनियस पावर पूछा था, हमने सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाला जो माइनस अल्फा एक्स, यहाँ माइनस होगा, जो हमने वहां माइनस लगाया हुआ है, क्यों रखा, क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है, अल्फा एक्स जी, एक्सेलरेशन से हमने वेलोसिटी निकाली,
वेलोसिटी से निकालने के बाद इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू एफ इंटू भी होता है। अब अपने को मैक्सिमम पावर चाहिए था तो डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का लगाया, इसके बाद इसको हम अरेंज किए तो x इक्वल टू निकल के आया u बाई टू रूट टू अल्फा जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, दूसरा आप कॉन्सेप्ट से एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। इसमें 2 से 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ अ वेल 10 मीटर डीप बाय मींस ऑफ अ पंप रेटेड एट 10 किलोवाट। देखो ये कह रहा है कि एक आपका कुआं है, ठीक, ये आपका 10 मीटर गहरा है, एक मोटर से पानी निकालना है जिसका रेटेड पावर है 10 किलोवाट। फाइंड द इफिशिएंसी ऑफ द मोटर इफ 42, मान लेते हैं यहाँ पे आपका पूरा कितना पानी भरा हुआ है, जो मास है इसका 4200 केजी, 4200 केजी मास पानी को इसने बाहर निकाला। कितने हाइट से निकाला? 10 मीटर से, ठीक। इसके बाद आपका बोल रहा है जो रेटेड पावर है, रेटेड पावर पी रेटेड है आपका 10 किलोवाट। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कितना इफिशियंसी मोटर की होगी, इसको आप कैसे निकालोगे? जी की वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जो हमने अभी तक किया सारा उसी पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पावर चाहिए कितनी, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हमें मोटर का पावर दिया हुआ है, तो चलो हमें कितना आउटपुट आने पे इसने कितना कार्य किया उसको निकालते हैं। एम जी एच आर सब दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो चलो हम पी आउटपुट निकालते हैं। ये आपका इनपुट है रेटेड, पी आउटपुट कितना हो जाएगा? वर्क बाय टाइम, वर्क है आपका एम जी एच बाई टाइम, एम की वैल्यू पुट करेंगे 4200, जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू है 10, और कितना टाइम लिया है? टाइम देखो दिया है 1 मिनट दे रहा है, मतलब 60 सेकेंड पर सेकेंड पे बोला है ना। वाटर इज पम्प्ड आउट 10 किलोवाट, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मोटर ऑफ पंप इन एवरी मिनट। देखो एवरी मिनट बोला है, एक मिनट में कितने होंगे? 60 सेकेंड। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा कितना? 7000 वाट। और देखो इनपुट किसमें दिया हुआ है? किलोवाट में, तो मतलब ये आ जाएगा 7 किलोवाट। अब इफिशियंसी इक्वल टू क्या होती है? इफिशियंसी इक्वल टू आपने कितना काम किया और आपका इनपुट कितना था, तो आउटपुट पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट। आउटपुट हमें कितना मिला है? 7 किलोवाट, और दिए कितने हैं? 10 किलोवाट। तो इफिशियंसी निकल के आई 0.7। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, निकल के आएगी 70%। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ भी नहीं था। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए इफिशियंसी का, आप देख लेना जो रेटेड ये सब होते हैं वो हमेशा इनपुट में लेना, आउटपुट में आपको एक्चुअल में कितना काम की जरूरत है वो आपका आउटपुट में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर लोगे, पावर के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं जब आपको पीवाईक्यू कराऊंगा उसमें आपका कवर हो जाएगा। देखो यार जो हमने वर्क में किया था यार फ्रिक्शन सारा वही रहेगा, केवल काम कितना किया आपको वो निकालना आ गया ना, उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, तो आप पावर को इजीली निकाल लोगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। देखो अगर आप जब तक फीडबैक नहीं दोगे हमको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो हमको फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग इसको एक्टिवली देख रहे हैं। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।